तो ये कहानी है एक लड़की की, एक पागल लड़की की, जो हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहेगी, जिसकी जिंदगी भले ही छोटी थी पर उसके हौसले बहुत बड़े थे। जाते जाते कुछ हसीन पल जी के चली गई, कुछ हसीन पल जीना सिखा गई। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, कहानी उतनी भी उदास नहीं है, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खबर से जो मेरे कानों में आकर गूंजती है। उस खबर में एक नायाब हीरे का जिक्र था। मुझे पता चलता है कि वो हीरा मेरे पास वाले संग्रहालय में ही रखा गया है। तो क्या था? मैं तो पैदाइशी चोर हूं, फौरन पहुंच गया उसे चुराने। रात हो रही थी, चांद को बादलों ने ढक लिया था, हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं। मुझे लगा सारे इशारे मेरे अमीर बनने के हैं। आज अगर ये हीरा मेरा हो जाए तो आगे की जिंदगी ईमानदारी से जीऊंगा। शायद लगाना जरूरी था, क्योंकि कल को आप मुझे झूठा न कहें। जैसे ही मैं सुरक्षा से बचते बचाते वहां पहुंचा, अचानक अलार्म बजने लगा। पर कैसे? हीरा तो मैंने अभी तक चुराया ही नहीं था। तभी मैंने कुछ लोगों को हीरा चुराते और भागते हुए देखा। वो किसी माफिया गैंग के लोग लग रहे थे, लेकिन वो भाग चुके थे। मैं ज्यादा कुछ देख नहीं पाया। वैसे माफिया गैंग्स बहुत सारी होती हैं। ये टीम में काम करती है, जैसे कोई संगठन हो, अलग अलग गलत काम करके पैसे कमाती है। मुझ जैसे छोटे मोटे चोरों को भी कभी कभी उनसे छोटा मोटा काम मिल जाता है, जो कि फायदेमंद होता है। पर जिनके साथ मैं काम करता था वो ये लोग नहीं थे, और उनका मुंह पर बहुत उधार है। अगर 2 दिन में वो उधार न चुकाया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। इसलिए साफ था, वो हीरा सिर्फ मेरा है, उसे और कोई नहीं चुरा सकता। मुझे उसकी सख्त जरूरत है। दौड़ा। मेरा इरादा था उनसे हीरा छीनने का, पर तभी वहां पुलिस आ गई। वो लोग गाड़ी लेकर भाग गए और मैं फंस गया। पुलिस ने मुझे हीरा चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जेल में मेरी खूब खातिरदारी हुई। पुलिस मुझसे पूछताछ करती रही और मैं बार बार कहता रहा, मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन हीरे के चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। मैं अधमरी हालत में जेल में बैठा था। तभी वहां एक लड़की आती है, जिसने शेरलॉक होम्स जैसा गेटअप पहन रखा था। वो पहली ही नजर में मुझे बेहद दिलचस्प लगी। पता नहीं क्यों मेरी नजरें उसकी ओर खींचती जा रही थी। वो उस पुलिस वाले से कहती है, चाचा जी, मैंने सुना है कोई हीरा चोरी हुआ है। मैं इस केस की जानकारी लेना चाहती हूँ। पुलिस वाला गुस्से में, तुझे इससे क्या मतलब? और ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि यहाँ बार बार मत आया कर। तू कोई पुलिस नहीं है जो तुझे ये सब बताऊं। चुपचाप यहाँ से निकल जा। तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, पर अगर आप ऐसे कहेंगे तो मैं डिटेक्टिव कैसे बनूंगी? पुलिस वाला झल्ला कर बोलता है, तू और तेरा डिटेक्टिव बनने का भूत। तभी वो लड़की मेरी ओर देखती है और पूछती है, क्या ये चोर है? मैं ठंडी सांस लेकर कहता हूँ, नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम यकीन करो या ना करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाला बोल पड़ता है, ये सब चोर झूठे होते हैं और जालिम भी। तुझे इन जैसे लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, चाचा जी, ये सच बोल रहा है। ये चोर तो है, पर हीरे का चोर नहीं। इसकी आंखों को देखकर मैं कह सकती हूँ। मैं चौंक गया। उसने एक ही बार में मुझे पहचान लिया और इतनी हिम्मत के साथ कह रही थी। पुलिस वाला शक से पूछता है, तू इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकती है? लड़की बोली, मैंने कैमरे की फुटेज देखी थी। इसकी जैसी शर्ट किसी ने नहीं पहनी थी, और ये उस गैंग का हिस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन सबके कपड़े एक जैसे थे। अक्सर गैंग के लोग पहचान बनाए रखने के लिए समान कपड़े पहनते हैं। और हाँ, इसके जैसे कपड़े दिल्ली गैंगस्टर्स नाम की गैंग अपने छोटे मोटे चोरों को देती है। वो किसी और गैंग से समझौता नहीं करते, और अगर करते भी तो ऐसे छोटे चोर को ये काम नहीं देते। मतलब साफ है, चोरी किसी और गैंग ने की थी। वो लोग मास्क लगाए हुए थे, पर बहुत कुछ पीछे छोड़ गए। मैं पूरी तरह स्तब्ध था। फिर वो लड़की कहती है, पर भला किसी दिल्ली गैंगस्टर वाले का पकड़ा जाना क्या कोई इत्तेफाक था या कोई योजना? मुझे लगता है मुझे उस गैंग से मिलना ही पड़ेगा। सुनो चोर, तुम मुझे अपनी गैंग का ठिकाना बता दो। मैंने उसे उनका सीक्रेट अड्डा बता दिया।
ताकि पुलिस वहां छापा मारे और मैं उनसे बच जाऊं। लेकिन वो पुलिस वाला लड़की से बोला, ये सब बकवास है, भूल जा ये सब और सीधा घर जा, वरना अभी इसी वक्त तेरी शादी तय कर दूंगा और पढ़ाई भी छुड़वा दूंगा। वो लड़की नाराज होकर चली जाती है, पर मुझे शक था कहीं वो अकेले ही वहां न चली जाए। मैं जोर से चिल्लाया, वहां जाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पुलिस वाले से कहा, सर, मुझे लगता है वो अकेले ही वहां चली गई है, वहां खतरा है, वो लोग उसे जान से मार देंगे। पुलिस वाला हंसकर बोला, अरे मर जाए तो मर जाए, वैसे भी इसका बाप किसी केस में मारा गया था और ये बोझ हमारे ऊपर छोड़ गया। इसके मरे माँ बाप की तरह ये भी निकल जाए तो हम चैन से जी पाएंगे। मैं समझ गया, ये पुलिस वाला उसका चाचा है, पर उससे नफरत करता है। वो भी मेरी तरह अनाथ ही थी, उसका भी यहां कोई नहीं था। बस फर्क इतना था, कुछ लोग उसके अपने होने का दिखावा तो करते थे और मेरा तो कोई दिखावा भी नहीं करता। मैं उदास हो गया, फिर सोचा, भला मैं किसी और के लिए क्यों दुखी हो रहा हूं? आखिर वो मेरी लगती ही कौन है जो मैं उसकी चिंता करूं? मैं सोच में पड़ गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कुछ लोग मेरे सामने खड़े हैं। मैं किसी सुनसान जगह में था। मैं समझ गया कि मुझे जेल से उठा लिया गया है। इन्होंने बेहोश करने वाली गैस पूरे जेल में छोड़ दी थी, जिससे सब बेहोश हो गए और ये मुझे ले आए। पर क्यों? उन्हें मुझसे क्या चाहिए? दूसरी तरफ वो लड़की दिल्ली गैंगस्टर के अड्डे पर पहुंच जाती है। वो छुपकर उनकी सारी बातें रिकॉर्ड करने लगती है। वो लोग वहां से कुछ ही देर में निकलने वाले थे, लेकिन निकलते निकलते उनकी नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। वो उसे पकड़ लेते हैं, उससे उसके बारे में पूछते हैं, तो वो पागल लड़की हंसते हुए बताती है, मैं एक डिटेक्टिव हूँ और तुम्हें पकड़ने आई हूँ। वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि वो एक कॉलेज की लड़की लग रही थी और असल में पढ़ती भी कॉलेज में ही थी। वो लोग उसके सिर पर बंदूक रख देते हैं। माफ करना बच्ची, पर अब तुम्हें मरना होगा। दूसरी तरफ मुझे हीरा चुराने वाले गैंग ने पकड़ रखा था। तभी एक आदमी मेरे मुंह पर मुक्का मारता है और कहता है, तूने उन हीरा चुराने वालों को देखा था ना? मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वो आदमी अपना मास्क हटा देता है और मैं उसे देखकर हैरान रह जाता हूं और कहता हूं, अरे तुम तो। और फिर मैं चुप हो जाता हूं। वो आदमी एक शातिर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखता है और कहता है, इसका मतलब है कि तूने देखा था। फिर वो मेरे सिर पर पिस्तौल रखकर कहता है, मैं मार्को गैंग का लीडर हूं और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। वह हीरा मैंने ही चुराया है और इसलिए तुझे मरना होगा, क्योंकि तू ही एकमात्र है जिसने मुझे चोरी करते देखा। वो गोली चलाने ही वाला था। तभी मैंने कहा, मैंने किसी और को भी बता दिया है। वहां सब हैरान हो गए। उन्होंने मुझे एक और मुक्का मारा और पूछा कि किसे बताया है। मैंने कह दिया कि एक डिटेक्टिव आया था, उसे ही बताया। वो मुझसे उसका पता पूछते हैं तो मैं कहता हूं, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और कभी किसी को तुम्हारी पहचान नहीं बताऊंगा। वो मान जाते हैं और मुझे उस डिटेक्टिव के पास ले जाने को कहते हैं। मैं उन्हें दिल्ली के गैंगस्टर गैंग की तरफ ले जाने लगा। वो सब मुझे गाड़ी में बैठाते हैं और मैं उन्हें रास्ता बताने लगता हूं। मुझे डर था कि अगर वहां वो लड़की मिल गई तो मुश्किल हो जाएगी, वो उसे भी मार देंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यकीन था कि वो लड़की जरूर वहां आएगी। शायद क्योंकि वो थोड़ी पागल है। इसीलिए मैं गाड़ी में जाते जाते उनके लीडर से कहता हूं, वो डिटेक्टिव बहुत चालाक है। वो एक लड़की है और कह रही थी कि वो गैंग उसके साथ है और वो उनकी मदद से तुम्हारी गैंग को पकड़वाएगी। ये सुनकर वो सब गुस्सा हो गए और अपनी अपनी गन लोड करने लगे। तभी मैंने कहा, वहां पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर देना, सोचना मत। लेकिन अगर कोई लड़की दिखे तो उस पर मत चलाना। हमें उससे जानकारी निकालवानी है, इसलिए जिंदा पकड़ना होगा। वो लोग मेरी बात समझ गए। जैसे ही हम अड्डे पर पहुंचे, मैंने देखा कि उस लड़की को उस गैंग ने पकड़ रखा था और उस पर गोली चलाने वाले थे। मैं चिल्लाया,
फायरिंग शुरू करो। और मार्को गैंग यानी जिससे मैं आया था, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहां एक बार में युद्ध छिड़ गया। मैं उस लड़की की तरफ भागा। उस पर गोली चलाने वाले का ध्यान भटक गया था मार्को गैंग की वजह से। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसकी रस्सियां खोली और फायरिंग के बीच से बचते हुए उसे साइड में ले आए। दोनों गैंग्स के बीच युद्ध चल रहा था। सभी एक दूसरे को मारने में लगे थे। मैं डर गया कि अब यहाँ से जिंदा कैसे जाया जाए। तभी वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चोर कहीं के? और तुमने मुझे टच कैसे किया? मैं बोला, अरे मैंने तो तुम्हें बचाया है और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। एक तो पागल की तरह अकेले यहाँ आ गई और हमें मरवा दिया। वो लड़की बोली, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, समझे? मैं बोला, अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो तुम्हारा भेजा उड़ा देते, समझी? वो बोली, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता और तुम जैसे चोर मुझे सलाह नहीं दें तो अच्छा है। मैंने उसे चुप कराया और सोचने लगा कि यहाँ से भागें कैसे। मुझे इस युद्ध के बीच से भागना मुश्किल लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी इतनी चिंता हो रही थी। मैं जैसे तैसे उसे यहाँ से बचाकर ले जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी न जाने कैसे वहां सीआईडी पहुंच जाती है और सबको पकड़ लेती है। हम उस दौरान किसी तरह साइड से भाग जाते हैं। सीआईडी सब संभाल लेती है और दोनों गैंग पकड़े जाते हैं। मैं हैरान था कि सीआईडी वहां कैसे आ गई। तभी वो लड़की बोलती है, मैंने ही उन्हें यहाँ बुलाया था। मैंने पहले ही कॉल कर दिया था और उन्हें यहाँ आने के लिए मना लिया था, पर वो गैंग वहाँ से जाने वाली थी। इसलिए उन्हें थोड़ी देर और रोकने के लिए मैं जानबूझकर उनके हाथ लग गई और बातों में लगाकर उनका समय बर्बाद किया। मैं स्तब्ध रह गया। उसने इतना बड़ा जोखिम लिया। वो सच में कमाल की थी। उसके अंदर सच्ची डिटेक्टिव बनने की काबिलियत थी, पर इतना बड़ा रिस्क। अगर मैं समय पर न पहुंचता तो वो समय बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती। तभी वो लड़की बोली, अच्छा, देखा तुमने? मैंने ये केस कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। दोनों गैंग को एक साथ पकड़वा दिया। अब तो मानते हो ना मुझे? ये कहकर वो हंसने लगी। मैं उसे हैरानी से देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि इसकी जिंदगी कैसे कटेगी। अगर ये ऐसे ही लापरवाही करती रही तो एक दिन जरूर मारी जाएगी। पर दूसरी तरफ मैं उसकी चालाकी और बहादुरी से काफी प्रभावित भी था। फिर मैंने उससे पूछा, तो अब क्या? अब तुम मुझे वापस जेल ले जाओगी? उसने मुझसे कहा, केस सॉल्व हो चुका है। अब तुम्हें जेल में रखने का कोई मतलब नहीं। वैसे मुझे पता है तुम भी वहाँ हीरा चुराने गए थे, पर तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम जा सकते हो। इसे मेरी तरफ से एक तोहफा समझना। तभी मैं बोला, हाँ, जैसे तुम मुझे पकड़कर जेल में डाल ही देती। तो वो लड़की बोली, भूल मत, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। वो सीआईडी वाले अभी भी यहीं हैं। मुझे बस चिल्लाना है और वो यहीं पहुंच जाएंगे। हम दोनों चलते चलते एक पार्क के पास पहुंच जाते हैं। मैं उससे कहता हूँ, चलो, अब तुम्हारा घर आ गया है। काफी रात हो गई है, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। वो लड़की उदास हो जाती है। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या बोल दिया। वो लड़की मुझसे कहती है, मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। ये सुनकर मैंने उससे माफी मांगी और कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे माफ करना। ये कहकर मैं वहां से जाने लगता हूँ। जाते जाते मैं उससे उसका नाम पूछता हूँ। अच्छा सुनो, अपना नाम तो बता दो। तो उस लड़की ने कहा, तुम मुझे शेरलॉक बुला सकते हो। मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, फिर मेरी शेरलॉक, फिर मिलेंगे अगर किस्मत ने चाहा तो। वैसे मेरा नाम है। तभी वो मेरी बात बीच में काट देती है और बोलती है, तुम्हारा नाम कुछ भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो मैं बस चोर ही बुलाऊंगी। मैं मुस्कुराने लगा और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चलना शुरू करता हूँ। तभी वो पीछे से बोलती है, वैसे तुम मेरी ही उम्र के हो और चोरी करते हो। तुम्हें ये सब छोड़कर कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छे खासे फिट और यंग हो। मुझे ही देखो, तुम्हारी उम्र की ही हूँ और कानून की मदद करना चाहती हूँ। मैं उससे कहता हूँ, तुमने अपना सब कुछ समय पहले खोया है और मैं तो पैदाइशी अनाथ हूँ। प्यार और खुशी क्या होती है मुझे नहीं पता। एक पैदाइशी अनाथ के लिए सही या गलत कुछ नहीं होता। वो बस जैसे तैसे इस दुनिया में जिंदा रहते हैं। समझी मेरी शेरलॉक? और ये कहकर मैं वहां से चला जाता हूँ। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे।
तो दोस्तों, अगर आप इसके आगे की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हमारे लेखक की प्रेम कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है। मैं जरूर इसके आगे की कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल टाइम टेल्स सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को लाइक करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल की पुरानी वीडियो जरूर देखें